बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर या पैट्रियन पे ज्वाइन करना चाहें तो इनकी लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप मेरे लिखे हुए बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। कुछ अर्सा पहले जब म्यांमार के अंदर इलेक्शंस हुए थे और उन इलेक्शंस के नतीजे में आंग सान सू की साहिबा ये जीत कर आई थी। ना सिर्फ जीती थी बल्कि भारी मैंडेट के साथ जीती थी। और जब इलेक्शन रिजल्ट आया तो उसके कुछ ही रोज़ के बाद आंग सान सू की ने कुछ ऐसे इंटरव्यूज़ दिए जिसमें उन्होंने ये हिंट दिया कि मिलिट्री को लेकर कुछ लॉज शायद वो तब्दील कर दें, क्योंकि वहाँ उनके जो लॉज है ना उनके अंदर मिलिट्री को कुछ ज़्यादा ही पावर दिया गया है। बाय लॉ मिलिट्री वहाँ पर इंटरफेयर करती रहती है उनकी, बल्कि मिलिट्री वालों की तो एक अलग से पार्टी भी बनी हुई थी जिसको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था और इनको आंग सान सू की वालों को इलेक्ट करवाया था उन्होंने। तो इस पर मिलिट्री जनता वालों ने कहा कि ये बाहर से धांधली हुई है और बाहर के एक्टर्स जो हैं उन्होंने इलेक्शंस में इंजीनियरिंग की है और हमें ज़बरदस्ती हरवाया गया है। उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया। अब तब से लेकर हुआ यह है कि दुनिया में दो कैंप्स बन गए म्यांमार के हवाले से। चाइना रशिया वाला जो कैंप है वो तो एक्सेप्टेंस दे रहा है, भरपूर एक्सेप्टेंस दे रहा है मिलिट्री जनता को, लेकिन अमेरिकन जो है वो डेमोक्रेसी चाहते हैं वहाँ पर। नाउ बांग्लादेश का ये एक स्टांस रहा है कि बांग्लादेश थोड़ा सा आप यूँ कहें कि चाइना की जो कैंप है उसकी तरफ ज़्यादा म्यांमार के मामले में आपको उसका झुकाव नज़र आता है। इसकी वजह ये नहीं है कोई कि चाइना का असर है बांग्लादेश के ऊपर, इसकी वजह यह है कि बांग्लादेश का अपना बॉर्डर लगता है म्यांमार के साथ और वहाँ पर जो कुछ भी होता है उसका असर बांग्लादेश के ऊपर भी पड़ रहा होता है। तो उनकी मजबूरी है मिलिट्री जनता के साथ भी अच्छे टाइज रखना। इंडिया की भी मजबूरी है इसी तरह से, इंडिया का भी लंबा सा बॉर्डर लगता है तो इंडियंस भी अफोर्ड नहीं कर सकते मिलिट्री जनता के साथ ख़राब टाइज रखना। तो ये दोनों मुल्क जो है चाहते ना चाहते हुए भी इस मिलिट्री कू के बाद भी म्यांमार के साथ अपने टाइज बरकरार रखते चले आ रहे थे। नाउ बांग्लादेश का म्यांमार के साथ ट्रेड भी जारी रहा है। जब से कू हुआ है ना तब से लेकर भी ये ट्रेड जारी रहा है। कोई $150 मिलियन का ट्रेड दोनों मुल्कों के दरमियान होता है। और ये जो ट्रेड होता है इसमें मोस्टली 3 बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं। 3 बैंक्स, क्योंकि दुनिया भर के सैंक्शंस इनके ऊपर लग गए हैं म्यांमार वालों के ऊपर, इतना खुल के ये ट्रेड कर भी नहीं सकते। लेकिन 3 बैंक्स इनके ऐसे थे जिनके साथ यूँ समझे कि सारा ट्रेड बांग्लादेश का और म्यांमार का हो रहा होता था। एक तो सोनाली बैंक है बांग्लादेश की, उसके ज़रिए सारी ट्रांजैक्शंस म्यांमार के साथ हो रही होती थी। लेकिन वहाँ से जो बैंक्स बांग्लादेश के साथ डील करने में इन्वॉल्व होते थे उनमें से एक तो म्यांमार फॉरेन ट्रेड बैंक है और दूसरा म्यांमार इन्वेस्टमेंट एंड कमर्शियल बैंक है। नाउ सोनाली बैंक भी हुकूमत की बैंक है, बांग्लादेशी गवर्नमेंट की बैंक है। म्यांमार फॉरेन ट्रेड बैंक भी हुकूमत की बैंक है, म्यांमार की गवर्नमेंट की बैंक है। और म्यांमार इन्वेस्टमेंट एंड कमर्शियल बैंक भी गवर्नमेंट की बैंक है, वो भी यूँ समझिए कि मिलिट्री जनता के कंट्रोल में है। अब हुआ यह है कि अमेरिकन्स ने यहाँ पर एज यू नो कि कुछ ज़्यादा ही पर फैलाना शुरू कर दिए हैं रिसेंट कुछ महीनों के अंदर, यहाँ 1-1.5 साल से लेके उन्होंने कुछ ज़्यादा ही पर फैलाना शुरू किए हैं। बांग्लादेश को वो लेक्चर्स भी दे रहे हैं डेमोक्रेसी के हवाले से और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के हवाले से। अब इसके चलते उन्होंने एक ऐसा काम कर दिया है जिसको आप इंटरफेरेंस भी कह सकते हैं, लेकिन एक तरह से ये इंटरफेरेंस नहीं भी है। यानी डायरेक्टली उन्होंने असर नहीं डाला बांग्लादेश पे कि आप फॉरेन पॉलिसी में या अपनी ट्रेड पॉलिसी में तब्दील लाएं, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने ज़रूर असर डाला है। उन्होंने बांग्लादेश को कहा है कि भाई ऐसा है कि ये जो म्यांमार के 2 बैंक्स हैं ये भी सैंक्शंस लिस्ट में पड़े हुए हैं, तो आप अपने सोनाली बैंक को बोलें कि इनके जो अकाउंट्स खुले हुए हैं म्यांमार के अंदर इन 2 बैंक्स में वो बंद करवा दें। अब इसका ये मतलब है कि अगर यही इकलौता बैंक जो कि म्यांमार के साथ होने वाली तमाम जो डीलिंग्स थी उसको देख रहा था, अगर यही अपने अकाउंट फ्रीज कर देता है, बंद कर देता है वहाँ पे, तो इसका क्या मतलब होगा? उसका मतलब ये होगा कि ऑफिशियल जो ट्रेड दोनों मुल्कों के दरमियान हो रहा था वो बंद हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली अमेरिकन्स ने एक असर डाला बांग्लादेश के ट्रेड पॉलिसी के ऊपर और इसका यकीनी तौर पर इम्पैक्ट फॉरेन पॉलिसी के ऊपर भी पड़ सकता है, क्योंकि रोहिंग्या के मामले को लेकर बांग्लादेशी डिप्लोमेट्स और बर्मा के डिप्लोमेट्स इनकी इंगेजमेंट्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं इन दिनों। द बिजनेस स्टैंडर्ड ने इसको रिपोर्ट किया है
कि US wants Sonali Bank to close accounts in 2 Myanmar banks. The United States has requested that Sonali Bank, a state-owned bank in Bangladesh, close its accounts in 2 banks in Myanmar that are currently under sanctions for the US government. Now यहाँ पर सोचने की बात यह है कि बांग्लादेश को तो इन्होंने दबाव डाल दिया ना उनके ऊपर कि आप बंद करें ट्रेड इनके साथ, इंडिया के ऊपर नहीं डाला। यहाँ पर अगेन अमेरिका के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठ रहा है कि एक ही रीजन के अंदर 2 डिफरेंट पॉलिसीज क्यों हैं। इंडिया रशिया से भी ऑयल ले रहा है तो अमेरिकन को कोई इस पर प्रॉब्लम नहीं है, वो कह रहे हैं लेने तो खैर है। इंडिया म्यांमार के साथ ट्रेड कर रहा है तो उस पर भी अमेरिकन को एतराज़ नहीं है। लेकिन बांग्लादेश अगर रशियन से ट्रेड ले रहा है, रशियन से वीट ले रहा है या म्यांमार के साथ ट्रेड कर रहा है तो अमेरिकन को उस पर एतराज़ क्यों है। रीजन एक ही है, पॉलिसीज 2-2 क्यों हैं यहाँ पे। इसका जवाब मेरे ख्याल से अमेरिकन को देना चाहिए, स्टेट डिपार्टमेंट वालों से पूछना चाहिए कि आप जो सैंक्शंस को इस तरह से यूज कर रहे हैं, क्लियरली नजर आता है कि आप इसको पॉलिटिकली मोटिवेटेड पर्पसेस के लिए यूज कर रहे हैं, तो उसमें आप यूनिफॉर्मिटी क्यों नहीं लाते भाई। एक ही रीजन के अंदर 2-2 3-3 पॉलिसीज लेकर चल रहे होते हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि चाइना का भी ट्रेड जारी है म्यांमार के साथ। म्यांमार जो है रेयर अर्थ मिनरल्स प्रोड्यूस करने के हवाले से दुनिया के इंपॉर्टेंट मुल्कों में इसका भी शुमार होता है। यहाँ पर भी रेयर अर्थ मिनरल्स पाए जाते हैं, तो चाइनीज कंपनी उसकी माइनिंग में इन्वॉल्व है ऑलरेडी। तो चाइना भी ट्रेड कर रहा है, इंडिया भी कर रहा है, दूसरे भी कर रहे हैं। सिर्फ बांग्लादेश को स्पेसिफिकली अमेरिकन ने टारगेट करके कहा हुआ है कि अपनी बैंक सोनाली बैंक को बोलें कि अपने जो एक्टिविटीज़ हैं वो ज़रा बंद कर दें। यहाँ पर दूसरे लफ्ज़ों में ये कि म्यांमार बांग्लादेश ट्रेड आप बंद कर दें। तो मेरे ख्याल से ये जस्टिफाई नहीं करता, इस तरह की जो सैंक्शंस हैं वो जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। अब ये जो अमेरिकन बैन है ना बांग्लादेश की और इनकी ट्रेड के ऊपर, म्यांमार की ट्रेड के ऊपर, इससे मुझे ऐसा महसूस होता है कि इंडियंस को इवेंचुअली ज़रूर फ़ायदा पहुंचेगा। इसकी वजह यह है कि अब इंडियन एंटिटीज़ के ज़रिए बांग्लादेशी जो एक्सपोर्टर्स होंगे या बांग्लादेशी जो इम्पोर्टर्स होंगे वो म्यांमार के गुड्स ले रहे होंगे। यानी ये सितवी पोर्ट से आएंगे वेस्ट बंगाल पे और वेस्ट बंगाल से फिर बांग्लादेश के अंदर ये ट्रेड इस तरह से इनडायरेक्टली हो रहा होगा। डायरेक्टली तो नहीं हो सकता ना, पेमेंट का मसला है, लेकिन इंडिया के साथ पेमेंट का मसला नहीं है। तो प्रोबेबली इस सारी अमेरिकन कार्रवाई का जो एंड बेनिफिशियरी होगा, आखिर में जो बेनिफिशियरी होगा वो इंडिया होगा और इंडियन कंपनीज होंगी। बल्कि मैं आपको ये बताऊं कि म्यांमार और इंडिया के दरमियान जो ट्रेड हो रहा होता है वो 1.76 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड हो रहा होता है सालाना, जो कि अच्छा खासा अमाउंट है। और ये भी बातचीत चल रही है म्यांमार और इंडिया के दरमियान की जो ट्रेड हो रहा है उसको US डॉलर से कन्वर्ट करके रुपी और उनकी जो करेंसी है म्यांमार वालों की उसमें कन्वर्ट कर दिया जाए, जैसे बांग्लादेश और इन्होंने किया है ना इंडियंस ने। इसी तरह की बातें इंडिया की म्यांमार के साथ भी हो रही हैं और कुछ ही अरसे के अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डॉलर को डिच करके म्यांमार इंडिया के साथ इसी तरह के मुआहदात कर ले जैसे उन्होंने बांग्लादेश के साथ किए हुए इंडियंस ने कि लोकल करेंसीज में ट्रेड करें। ये भी हो सकता है। राइटर्स ने खबर लगाई थी अभी कुछ ही हफ्ते पहले कि इंडिया आस्क म्यांमार टू एक्सपीडाइट ट्रेड थ्रू रुपी एक्सपोर्टर्स बॉडी। तो बातचीत तो चल रही है इंडियंस की म्यांमार वालों के साथ। ऐसे में ये जो अमेरिका का अजीब और गरीब किस्म का फैसला है ये भी मेरे ख्याल से इंडिया को ही बेनिफिट देगा और इसका कोई प्रैक्टिकली फ़ायदा अमेरिका को खुद को नहीं होगा। ये सिर्फ आर्म ट्विस्टिंग के लिए मुझे लग रहा है कि उन्होंने किया हुआ है बांग्लादेशी बैंक्स के लिए, अदरवाइज इसकी कोई सिग्निफिकेंस अमेरिका के हिसाब से नज़र नहीं आ रही।